बैड से आज वित्त मंत्री जी ने बजट रविवार वाले दिन रखा और रविवार वाले दिन जब बजट रखा जा रहा था तो मैं इस पूरे बजट को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था और निश्चित तौर पर आज ही 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी रखी गई। हिमाचल के इतिहास में ये आज एक काला दिन है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रदेश जब बने था छोटे राज्य और पहाड़ी राज्यों को रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंका गया था और रेवेन्यू की दृष्टि से नहीं आंकने के बावजूद 1952 से लेकर हमें ग्रांट मिलती रही, आरडीजी के रूप में ग्रांट मिलती रही और आरडीजी के रूप में जब ग्रांट मिलती रही तो प्रदेश में जो कभी भी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट नहीं हो सकते थे उनको ग्रांट के रूप में जो डेफिसिट होता था उसके रूप में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती थी। संविधान के अनुच्छेद 275(1) में केंद्र सरकार ने राज्यों को स्टेट स्पेसिफिक रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी जाती है। 1952 से लेकर 15वें फाइनेंस कमीशन तक ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही। तकरीबन 70 साल से ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्रदेश को मिलती रही और इस रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के कारण प्रदेश की जो योजनाएं हैं, प्रदेश की जो विकासात्मक कार्य हैं, उनको अमल में लाया जाता है। रिपोर्ट 16 फाइनेंस कमीशन की रखी गई। हमें आशा थी, तकरीबन 4 बार में फाइनेंस कमीशन को मिला और इतनी ही बार में वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री जी से भी मिला। मैंने उनसे हमेशा ये अनुरोध किया कि जब हमें 16 फाइनेंस कमीशन जब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देगा तो टेपरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि 5 साल के लिए एक सम्मान होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट दी उसमें टेपरिंग हुई। टेपरिंग का कहने का मकसद मेरा ये है कि पहले वर्ष जैसे 11,000 करोड़ मिल गया, दूसरे वर्ष 10,000 करोड़ मिल गया, तीसरे वर्ष और 10,000 करोड़ मिल गया, चौथे वर्ष 8,000 करोड़ मिल गया और 5वें वर्ष आज इस वर्ष जो 25-26 का वित्तीय वर्ष चल रहा उसमें 3200 करोड़ रुपए मिल गया। यानी कि 11,000 करोड़ से हम 3200 करोड़ में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 15th फाइनेंस कमीशन की आज पा रहे हैं। एकदम बजट में 3200 करोड़ रुपए मिलना प्रदेश की आर्थिक जो स्थिति है उसको पटरी में लाने में मुश्किल आती है। इसलिए आज जब आप रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देंगे तो आपने इसको बराबर ही 5 साल के लिए रखना। 15th फाइनेंस कमीशन जब था और जब तक 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं आई थी, प्रदेश में 15th फाइनेंस कमीशन ने जो आरडीजी दी थी इंटरम रिपोर्ट के रूप में, जो कि 2020-21 में इंटरम रिपोर्ट सबमिट की गई। जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 11,431 करोड़ रुपया इंटरम रिपोर्ट में 15th फाइनेंस कमीशन ने हमें आरडीजी दी है। फिर 15th फाइनेंस कमीशन ने जब फुल रिपोर्ट आई तो 37,199 करोड़ रुपए की आरडीजी दी और 37,000 और 11,431 के हिसाब से ये टोटल 49,000 करोड़ रुपए के तकरीबन 48,000 49,000 करोड़ रुपए के करीब 2020-21 से
2025-26 तक प्रदेश को मिला। और प्रदेश में इस वर्ष जो आरडीजी आ रही है 3200 करोड़ रुपए आ रही है। 2026 से 31 के बीच में 2026 से 31 के बीच में भी 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो आरडीजी को रिकमेंड करता है। हमने अंदाजा लगाया था कि पिछली बार अगर 48,000 साढ़े 48,000 करोड़ रुपए आया तो इस बार 50,000 करोड़ रुपए आएगा और हर साल 10,000 करोड़ रुपया प्रदेश को मिलेगा। और मैं यही मांग करता रहा, हमें तो ये पता ही नहीं था कि आरडीजी खत्म कर दी जाएगी, हमें ये जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ किस लिए मिलता रहा ये भी मैं बताना चाहता हूं। मैं ये बोलना के लिए मिलता रहा कि आरडीजी में इतना ज्यादा बदलाव नहीं आना चाहिए। जब आप 16 फाइनेंस कमीशन आरडीजी को रिकमेंड करेगा तो एक समान आरडीजी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मिले। और जब मैंने 16 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसमें आरडीजी को पूर्णतया खत्म कर दिया गया है। ये प्रदेश के लोगों के खिलाफ कुठाराघात है, प्रदेश के लोगों के दिलों पर चोट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के जो संसद सदस्य हैं वो ये सोचते हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो सत्ता में बैठी सरकार है, उसी का सिर्फ दायित्व बनता है। ये गलत बात है। प्रदेश के हितों के लिए सभी लोगों का दायित्व बनता है और हम सब लोगों को मिलकर प्रदेश के हितों की रक्षा करनी चाहिए। अब 16 फाइनेंस कमीशन ने जो कि लोन की लिमिट भी तय करता है, 15 फाइनेंस कमीशन ने लोन की लिमिट भी तय करता है। जो हम प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लोन लेते हैं उसकी लिमिट भी फाइनेंस कमीशन तय करता है। और जो ये लिमिट तय की जाती है उस स्टेट की जीएसडीपी, जो जीएसडीपी होती है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स की, उसके आधार पर की जाती है। हमने ये भी मांग की थी कि उस लोन की लिमिट को अब 3% से बढ़ाकर 4% की जाए, लेकिन उसको भी उन्होंने जो 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी उसके आधार पर 3% ही रखा है। अब जिस प्रदेश में 90% लैंड शिवालिक, मिड हिमालय और हिमालय में बटी हो, छोटी पहाड़ियां, उससे बड़ी पहाड़ियां और बड़ी मध्यम पहाड़ियां और बड़ी पहाड़ियों में बटी हो, वहां इंडस्ट्री सिर्फ प्लेन इलाके में ही आ सकती है। जैसे बद्दी का इलाका हो गया, कालाम का इलाका हो गया, पोंटा का इलाका हो गया, उन्ना का या कांगड़ा का इंदौरा बेल्ट का इलाका हो गया। 10% लैंड है जहां हम इंडस्ट्रियल बेल्ट हम बोल सकते हैं, वहीं आती हो। बड़ी इंडस्ट्री से हमें, जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है और अदर इंडस्ट्रीज है दूसरे उद्योग से, उसे हमें वैट और जीएसटी के रूम, वैट के और एक्साइज के रूम में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए के करीब आता था। जीएसटी लगने के बाद से भी प्रदेश को नुकसान हुआ। जो हमारी कॉम्पिटेंस ऑफ टैक्स लगाने की जो पावर थी जीएसटी के बाद वो खत्म हो गई। हम किस पर टैक्स लगा सकते हैं, क्योंकि जीएसटी के बाद वो शक्ति भी हमारे हाथ से चली गई। प्रदेश के बागवान हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और प्रदेश के बागवानों के कारण जो हमारा एप्पल ग्रोइंग बेल्ट है, जहाँ सेब पैदा होता है, बागवान दिन रात मेहनत करते हैं। अब जब बर्फ नहीं पड़ी थी तो बागवान परेशान थे और कड़ाके की ठंड के बीच जब बर्फ पड़ रही है तो आज अपने खेतों में वो काम कर रहे हैं, निदाई कर रहे हैं। उस बागवानों के हितों पर भी कुठाराघात हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से प्रदेश के बागवानों को नुकसान होने जा रहा है। न्यूजीलैंड से आयात सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी को 25% तक कर दिया गया है। इस संदर्भ में मैं कॉमर्स मिनिस्टर से भी मिला और यूरोपियन यूनियन से जो समझौता होना है, ईयू से जो समझौता होना है, उसमें भी हमारे प्रदेश के लोगों को, बागवानों को, सेब के, हमारे सेब उत्पादकों को नुकसान होने वाला है। मनरेगा के तहत गरीब मजदूर जो थे, जिस मनरेगा की कल्पना कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की थी,
श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच ने की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उसको अमली जामा पहनाया था। विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना थी। उस योजना के द्वारा पंचायत द्वारा जो भी काम अनुमोदित किया जाता था उस काम को करने का 100% पैसा भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाता था। पूरी दिहाड़ी मिलती थी और जो मटेरियल कंपोनेंट का पैसा था वो भी पूरा मिलता था। अब जो उन्होंने नाम बदलकर जी राम जी किया है, उससे क्या नुकसान हुआ ये भी मैं बताना चाहता हूं। एक तो मनरेगा जो थी वो डिमांड ड्रिवन थी, यानी कि पंचायत द्वारा जब भी डिमांड कर दी जाती थी तो वो काम मनरेगा के तहत कर दिया जाता था। उस डिमांड ड्रिवन को खत्म कर दिया गया है और गांव के लोगों को अगर रोजगार नहीं दे पाते थे तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो था, जो बेरोजगारी भत्ता था, वो केंद्र सरकार वहन करती थी। अब इस योजना को जो नाम बदल कर रख दिया, उससे अब मनरेगा में मजदूर बहुत कम लगेंगे। कोरोना काल में अगर किसी ने रोजगार के अवसर पैदा करवाए इस प्रदेश में और इस प्रदेश में तो वो मनरेगा थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच और सोनिया गांधी जी की सोच से निकली वो मनरेगा थी। उसके एक्ट को पास कर दिया गया, उससे भी प्रदेश को तकरीबन 900 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रदेश भीषण आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। हमने चुनौतियों का सामना किया। प्रदेश में आपदा आई। आपदा के साथ 2023-24 में मेरे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी, सभी लोग आपदा से निपटने में लगे। हमारे सारे मंत्रिमंडल के सदस्य 23-24 की आपदा में उस समस्या से निपटने के लिए चुनौती को स्वीकार किया और हमने उस चुनौती की लड़ाई लड़े। आप बताइए कि पहली बार प्रदेश के इतिहास में 23-24 की जो आपदा थी, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा थी। हमारे जो संसाधन थे, हमने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए अपने खजाने खोल दिए थे। केंद्र सरकार ने आकलन किया। केंद्र सरकार की टीम आई। केंद्र सरकार की टीम ने आकलन करने के बाद यह बताया कि 9300 करोड़ रुपए का पीडीएनए के रूप में नुकसान हुआ है। अब जब 9300 करोड़ रुपए का पीडीएनए का आकलन कोई राज्य की सरकार नहीं कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, तो आप ये अंदाजा लगाइए हमें 23-24 के 2 साल बाद उस जो उन्होंने पीडीएनए के रूप में 1500 करोड़ रुपए दिया। कितना दिया? 1500 करोड़ रुपए दिया, जिसमें से सिर्फ 1000 करोड़ रुपए आया, वो भी 2 साल बाद। तो 2 साल बाद अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो उसकी वैल्यू 300-400 करोड़ रुपया रह जाती है। अभी तक आया। 24-25 में भी आपदा आई। हमारे रामपुर क्षेत्र के सुमेश में बहुत बड़ी आपदा आई, कई लोग जान गंवा गए, लेकिन वो कम मात्रा में थी। 25-26 में भी उससे बड़ी आपदा आई। हमारी सरकार ने उससे भी निपटने का भरपूर प्रयास किया। बागवान का सेब बगीचे में था, सड़कें टूट चुकी थी। हमने इतिहास में सबसे ज्यादा MIS के तहत 130 करोड़ रुपए का सेब खरीदा कि ताकि हमारे बागवानों को नुकसान ना पहुंचे। 25-26 का आपदा का आकलन भी करने के लिए केंद्र की टीम आई। अभी तक कोई केंद्रीय सहायता नहीं मिली। देश के प्रधानमंत्री जी ने आपदा को बड़ा माना और उसके बाद उन्होंने घोषणा की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें सरकारों को यह सोचना चाहिए, जितने संसाधन हमारे प्रदेश में थे उन संसाधनों को हमने बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। प्रदेश की संपदा के लिए हमने लड़ाई लड़ी। प्रदेश का वाइल्ड फ्लावर हॉल जो प्रदेश की संपदा था, हमने उसको जीता और 300 करोड़ रुपया लिया। 300 करोड़ सरकार की किटी में डाली। GSW का जो फ्री रॉयल्टी हमें मिलती थी 12% से, उसको बढ़ाकर हमने 18% प्रदेश के खजाने में लाए। हमारे पास जब टैक्स की कॉम्पिटेंसी ही खत्म कर दी गई GST लगने के बाद, हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनी जो परियोजनाएं हैं उस पर वाटर सेस लगाया।
उसका भी केंद्र सरकार विरोध करती है। पानी और वन की संपदा के रूप में हम हर साल 90,000 करोड़ की इकोलॉजी जो है के रूप में हम देश को देते हैं। हम नदियां बचाएं, हम जंगल बचाएं और हमारे प्रदेश को कुछ नहीं मिले, ये अन्याय है। प्रदेश की 5 नदियां यमुना, सतलुज, ब्यास, चुनाव, ये सब नदियां जो है हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो आप याद, रावी, ये 5 नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नॉर्थ इंडिया से कोई नदी ओरिजिनेट नहीं होती है, सारी नदियां ओरिजिनेट जो होती है हिमाचल प्रदेश से होती है। ग्लेशियर हम बचाए, पूरे नॉर्दर्न इंडिया को, चाहे पंजाब है, ये हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, हिमाचल की नदियां से पानी जाता है। हमें खुशी होती है कि हम अपनी नदियों को बचा रहे हैं और अपने भाई जो प्रदेश है उनको हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। उन नदियों को बचाने के उपलक्ष्य में भी हमको कुछ नहीं मिलता। हम वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, वाटर वॉल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है, हमने कभी मांग नहीं की। लेकिन उन नदियों से पैदा होने वाली जो बिजली है 14,000 मेगावाट, जिसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेबीएनएल है और जो भी प्राइवेट है, वो हमें सिर्फ 12% फ्री रॉयल्टी देते हैं। क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है? बिजली पैदा करने के लिए रॉ मटेरियल पानी है, और पानी से पैदा हो, जब रॉ मटेरियल का हम सदुपयोग करते हैं तो फिनिश गुड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है। हमने कहा कि ठीक है, आपने पैसा लगाया सब प्रोजेक्टों में, 15,000 मेगावाट रिन्यूएबल पावर, 15,000 मेगावाट हार्नेस कर चुके हम, यानी कि 15,000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं हम। हमने कहा कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रैक्टिस है कि कोई भी बिजली प्रोजेक्ट अगर 40 साल अपनी उम्र पैदा कर दी जाए, वर्ल्ड प्रैक्टिस है, वो वापस राज्य को मिलनी चाहिए। और हमने ये कहा कि ठीक है, आपने 12% फ्री रॉयल्टी पर हमसे समझौता किया उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से, क्योंकि हम 1966 में बने, 1971 में बने, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से आपने समझौता किया। लेकिन जब आप अपनी प्रोजेक्ट की पूरी कीमत वसूल कर ले, यानी कि जब आप लोन फ्री हो जाए बैंक से, आप हमारा शेयर बढ़ा दीजिए, आप हमारे शेयर को 50% कर दीजिए। उस चीज का ये लोग विरोध करती है। अब हमारे जो अधिकार है, जो जनता की संपदा के अधिकार है, जो 75 लाख जनता के अधिकार है, वो सरकारों के अधिकार नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, सरकार सत्ता में आती है, सरकार सत्ता से बाहर जाती है, लेकिन अपने अधिकार जो हैं, जो आम आदमी के अधिकार है, जो प्रदेश के बागवान के अधिकार है, जो प्रदेश के किसान के अधिकार है, जो प्रदेश के आम परिवारों के लोगों के अधिकार है, अगर उस संपदा को आप लूटते ही रहोगे और हमारे लोगों को ना कोई अधिकार दोगे, तो ये निश्चित रूप से प्रदेश के लिए काला दिन है। उस अधिकार के रूप में हमें ये आरडीजी मिलती थी। छोटे राज्य कभी भी सरप्लस, स्टेट रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते। अगर वो रेवेन्यू सरप्लस जिस दिन होंगे, वो सिर्फ हाइड्रो टूरिज्म के सेक्टर में होंगे। टूरिज्म के सेक्टर में अभी मैं सुन रहा था किसी भारतीय जनता पार्टी नेता का बयान, ट्रैकिंग तो यहां हमारे कई सदियों से है। उनको, हम तो पहले पैदल ही चला करते थे, ट्रैकिंग ही हुआ करती थी, छोटे छोटे रोड। जो हमारे बेचारे गद्दी आते थे, वो तो सारे ट्रैक रूट से ही आते हैं। और इसमें हिमाचल का नाम लिखकर बजट में ये बात कही गई है, प्रदेश अपने संपदा के अधिकार की लड़ाई रखेगी
मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आरडीजी मिलती थी वो खैरात नहीं है। संगठनात्मक ढांचे के हम एक राज्य हैं, प्रदेश के नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं हम। 68% हमारी फॉरेस्ट लैंड है, 28% हमारे जंगल है। उसकी सुरक्षा एक पेड़ नहीं हम हिमाचल प्रदेश में काटने देते हैं। अगर हम आरडीजी की जगह अगर अपने जंगलों को काट लें, हमने अपने आप पर बैन लगाया हुआ है। ये स्टेट सब्जेक्ट है फॉरेस्ट, तो हमें इन आरडीजी की जरूरत ही नहीं है। पूरे उत्तरी राज्यों को पानी हम दें, पूरे उत्तरी राज्यों को स्वच्छ हवा हम दें। पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत सरकार की, लोक उपक्रम, एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेबीएनएल, उनके शेयर मार्केट ऊपर बढ़े, करोड़ों रुपए का फायदा वो उठाए और हमें छुनछुना दे दे। उस अधिकार की लड़ाई भी हम आने वाले समय में लड़ेंगे। अगर आरडीजी हमारी, जो कि हमारा संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 275 के अंतर्गत हमें एक अधिकार दिया गया है, क्योंकि जब हम प्रदेश विकसित नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय से ये प्रोजेक्ट लगे। हमने अपनी जमीन दी है, हमने अपने प्राकृतिक संसाधन दिए हैं। जो और राज्य है जिनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है, थर्मल के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है, उसमें टैक्स लगाने का अधिकार है, तो हमें क्यों नहीं मिला? तो आज प्रदेश की आरडीजी को खत्म करना प्रदेश के लिए और प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश के आम परिवार के लिए, प्रदेश के किसान के लिए, प्रदेश के बागवान के लिए, प्रदेश के मजदूर के लिए आज ये काला दिन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं और मेरा ये मानना है कि इस बारे में विचार किया जाए। और बाकी जो ये बजट में स्कीम्स है, वो ये भी कोई खैरात नहीं है। जो टैक्सेस का बंटवारा होता है उसमें से 60% तो केंद्र सरकार के पास चला जाता है, उसके द्वारा ये योजनाएं आती है। इसीलिए हमने जब आरडीजी का आकलन करके 2027 में आत्मनिर्भर की बात की थी, लेकिन मैं आज फिर कह सकता हूं, हमने नीतिगत बदलाव करके प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं। थोड़ा उसमें और समय लगेगा, लेकिन ये फैसला आज प्रदेश की जनता को भी करना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मेरी उद्योग मंत्री और से भी चर्चा हो रही थी, हर्षवर्धन जी से। हमें फैसले करके आगे बढ़ना है, हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। अपने पांव पर खड़ा होने के लिए हमें अपनी संपदा में अपना अधिकार चाहिए। हमें जो बिजली की रॉयल्टी है उसमें अपना अधिकार चाहिए। हमारे अधिकारों पर कुठारा घात है छोटे राज्य होने के नाते। बीबीएमबी से हमारी पीड़ा देखिए। 2011 से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर रखा है कि आपका बीबीएमबी के एरियर के रूम में आपको मिलना चाहिए, आज तक हमें नहीं मिल पा रहा। शानन प्रोजेक्ट जिसकी 99 साल की लीज पूरी होगी, आज तक नहीं मिल पा रहा, क्योंकि केंद्र सरकार मूक बनी रहती है। और पिछली भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया है। इस प्रदेश की गरीब जनता के धन को बुरी तरह लुटाया, किसान के धन को लुटाया, बागवान के धन को लुटाया, मजदूर के अधिकार को वंचित रखा है। तो हमारी जो आरडीजी नहीं, बजट से तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो हमारा अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है, जिस संविधान के आर्टिकल की मैंने बात की है कि आर्टिकल 275A(1) के, जिसमें हमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देने की बात की है। वो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्यों दी जाती है? क्योंकि हमारे रॉ मटेरियल का सदुपयोग केंद्र के उपक्रम कर रहे हैं, हमारी स्वच्छ वायु का उपयोग राज्य कर रहे हैं। हम उनको देने से इनकार थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन उनमें हमारा अधिकार तो सुरक्षित रखिए। ये मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, so there is any option to move to the High Court or in the Supreme Court? देखिए, मैंने many opposition states have approached the judiciary against such decision. देखिए, आरडीजी हमारा एक राइट है, आप जो बोल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि
बजट के बारे में मैं इसलिए नहीं अभी कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बजट में कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हो अभी आया नहीं है, ना है उसमें माजर। आरडीजी खत्म करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम भी फेडरल स्ट्रक्चर के एक स्टेट है और सब पहलुओं पर सरकार विचार करेगी। हमारी अभी एक कैबिनेट मीटिंग होगी, उसमें हम सब पहलुओं पर कानूनी राय क्या लेनी है और किस प्रकार आगे बढ़ना, इस दृष्टिकोण से हम इसको फाइट करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो धन्यवाद करके आए वित्त मंत्री के पास जाके फोटो आ गई कि बहुत शानदार हिमाचल के लिए किया गया। अनुराग ठाकुर जी को पता ही नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगा। क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि 16 फाइनेंस कमीशन की आरडीजी खत्म हो गई है? किस प्रकार के बजट का धन्यवाद करना चाहते हैं? माउंटेन ट्रेल दे दिया। माउंटेन ट्रेल तो आप खुद पत्रकार है, मैं खुद गांव में रहता हूं, कितनी बार माउंटेन ट्रेल किया होगा आपने। और जब चुनावों के समय होते तो अनुराग ठाकुर जी भी उन माउंटेन ट्रेल में चलते होंगे। तो वो माउंटेन ट्रेल वही है जो हमारी पगडंडियां होती है, माउंटेन में छोटी छोटी पगडंडियां होती है जहां से छोटे छोटे रोड होते हैं, उसी माउंटेन ट्रेल में है। मैं ये बताना चाहूंगा कि 4 सांसद हिमाचल की जनता ने चुनकर भेजे, इनको इनके पास सिर्फ धन्यवाद ही करने का प्रस्ताव होता है, ये जुबान नहीं खोल सकते। और मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं, ये बड़े दुख की बात है कि प्रदेश का हित सर्वोहित है, प्रदेश का हित ही सर्वोहित है। हम प्रदेश के हित के लिए आए हैं। मैं इसीलिए आपको कई बार आपने सुना कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। आज हमें आरडीजी जो इस साल वित्त वर्ष की 3200 करोड़ के बाद किसी को तकलीफ नहीं होने दे रहे हैं, चाहे पेंशन है, चाहे पे है, चाहे विकास की गतिविधियां है। अगले वर्ष बिल्कुल खत्म कर दी गई है, लेकिन अगर आपने खत्म की है तो हमारे पानी की जो संपदा उस पर हमारा हक चाहिए, जो हमारा हक फॉरेस्ट के रूप में बनता है वो हक हमें चाहिए। उस रूप में हमें आरडीजी मिलती थी जो हम सुरक्षित करके रखते थे। जैसा आप कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी का भी जिक्र नहीं। रेलवे का कहाँ जिक्र करेंगे? नंगल तलवाड़ा लाइन जो 1971 में आकर उन्होंने बोली थी, अनुराग ठाकुर जी हर चुनाव में बोलते हैं, अभी तक तलवाड़ा नहीं पहुंची है। 14 साल तो उनको, 12 साल तो उनको भी हो गया है। रेलवे का जो रेलवे की जो बिलासपुर रेलवे लाइन पहुंच रही है और जो बद्दी में रेलवे लाइन पहुंच रही है, ये मैं बताना चाहता हूं कि इसमें भी बिलासपुर रेलवे लाइन तक, बिलासपुर तक लैंड एक्विजिशन प्रदेश सरकार ने किया है और इसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का भी 25% प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के खजाने से। होल्डिंग अ मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग, जो हिमाचल प्रदेश के बीजेपी के लीडर्स हैं, स्पेसिफिकली लीडर ऑफ ऑपोजिशन और 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनसे आप क्या अपील करेंगे ऑन स्पेसिफिकली ऑन दिस आरडीजी इशू? देखिए, मैं चाहूंगा कि सरकारें आती है, सरकारें जाती है। जयराम ठाकुर जी डबल इंजन की सरकार कहते थे, 50,000 करोड़ रुपया उनके पास ज्यादा आया, लेकिन वो चाहते हैं, हम तो उनके नेतृत्व में भी आरडीजी के मामले में